सो 5 क्रेटॉन है, एक्चुअली 6 क्रेटॉन है। कल हमने गलती करी थी, हमने 5 बोले थे, 5 नहीं 4 बोले थे, 5 क्रेटॉन्स हैं, एक्चुअली 6 हैं। लेकिन धारवाड़ के जो 2 क्रेटॉन्स हैं वो दोनों इतने मर्ज हो चुके हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि वो कहाँ हैं, लेकिन फिर भी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उनके बीच में आपस में, इस वजह से वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यानी उनका फॉर्मेशन अलग हो सकता है। सो क्रेटॉन्स का मैप बनाना था, ये एक सिंपल होमवर्क था कल का। साथ ही साथ में आपको दूसरे होमवर्क भी दिए थे, इसके पहले भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। आई डोंट नो किसने किए किसने नहीं किए, लेकिन अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपके बारे नियारे हो जाएंगे। चलिए, इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इंडिया का एक सिंपल सा मैप बनाइए, जैसा भी बने आपसे। अरे यार, बांग्लादेश घुसाओ, चलो ओके। अब खेल ये है कि सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो कहाँ बनी, उनका खेल करिए। सबसे पहली चट्टान जो हमारी मिलनी है हमको, थोड़ा सा इसको पीछे किया जाए तो बड़ा आएगा। राइट, गुजरात छोटा हो गया ना, बहुत ज़्यादा छोटा। अब ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, दौड़ेगा। सबसे पहली चीज आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स। नाउ आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स एमपी में भी मिलती हैं और बहुत तगड़े तरीके से मिलती हैं, लेकिन जो मेजर आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स आता है उसके अंदर सबसे पहली चीज है आपकी अरावली वाला हिस्सा। सो अरावली का ये वाला हिस्सा आपका आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है। अब आर्कियन के साथ साथ में यहां पर एक और कंसेप्ट उभर कर आ गया मेरा कि यहां पर एक क्रेटॉन था, दैट इज योर अरावली क्रेटॉन, आर्कियन का पहला ग्रुप। इसी तरह से कुछ चट्टानें हमको यहां मिलती हैं जो हमारे इस नक्शे में मौजूद नहीं है, जो यहां मिलेंगी, दैट इज बुंदेलखंड। बुंदेलखंड अगेन एक क्रेटॉन है, ये भी बुंदेलखंड क्रेटॉन। यहाँ पे आपको रॉक्स मिलनी है। साथ ही साथ में यही रॉक्स थोड़ा बहुत नीचे भी मिलती हैं एमपी के अंदर, वो एमपी का नक्शा हम अलग से बना लेंगे छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। फिर अगला हमारे पास एक क्रेटॉन आता है जो पुराने पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है, एंड दैट इज योर मेघालय प्लेटू, इसीलिए इसको हम पेनिनसुला का हिस्सा मानते हैं। अगला जो उड़ीसा झारखंड वाला हिस्सा आएगा, यहाँ पर आपको एक और क्रेटॉन मिलता है जिसका नाम है सिंहभूम क्रेटॉन। बुंदेलखंड सिंहभूम क्रेटॉन। ये हो गया हमारा। अब एक आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक हमको यहां मिलना चालू होती, ब्लैक, बड़ा ग्रुप है ये और बड़ा एरिया है ये। इसके बाद में हमारे पास साउथ इंडिया के अंदर एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं धारवाड़। ना धारवाड़ क्रेटॉन बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसको सिंगल बोला जाता है बट वो कुछ इस तरह का है। सो दैट इज योर धारवाड़ क्रेटॉन, और इस पूरे बेल्ट के अंदर आपको आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स मिलती हैं। सबसे पुरानी चट्टान है बेसिकली सेकेंड ईयन की चट्टानें हैं ये। सेकेंड ईयन की चट्टानें लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स तक, अप्रॉक्सीमेटली 4 अरब साल। अब ये 4 अरब सालों के अंदर इसमें जितनी वैलीज होंगी, जितनी वैलीज वाले एरियाज आएंगे, उन सारे एरियाज के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिनरल डिपोजिशन मिलेगा, खासतौर पे यहाँ पर। अब ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। आर्कियन घिसेगा तो इंडिया की टाइमलाइन के हिसाब से हमारे पास अगला कंसेप्ट बनता है जिसे हम कहते हैं धारवाड़। नाउ धारवाड़ वाला काम है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर टेथिस सी का डिपोजिशन है, लेकिन कल ही हमने ये बात की थी कि जब इंडियन पेनिनसुलर प्लेट मूव कर रही थी नॉर्थवर्ड्स, तो वहाँ आइलैंड ग्रुप हुआ करते थे और जहाँ बहुत पुराना मटेरियल जमा था,
पुराने लैंडफॉर्म्स थे, उनका डिपोजिशन था। सो यहाँ हमको सबसे पहला जो ग्रुप मिलना चालू होता है धारवाड़ का इंडिया के अंदर, ये टेथिस और ग्रेट के बीच वाले हिस्से के अंदर है, यही है ना, ओके, ये यहाँ पर और ग्रेट और लेसर के बीच में कुछ जगहों पर, तो ये मटेरियल हमें यहाँ मिलता है। इसी के साथ साथ में अगर हम मेघालय प्लेटो की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमको धारवाड़ मिलता है, और साथ ही साथ में इस बेल्ट के अंदर धारवाड़ मिलता है। तो ये तो ये हिमालयास वाला बेल्ट या नॉर्थ वाला बेल्ट। इसमें पेनिनसुलर पार्ट वाला हिस्सा ये है, ये वाला हिस्सा भी उसी तरह से फॉर्मेशन में है कि जहां पर पुरानी लैंडफॉर्म हुआ करता था वो घिस घुसा गया और हमारे पास नई चट्टानें सतह पर आई। डिपोजिशनल है, रेड कलर है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और ये मिनरल डिपॉजिट्स के अंदर अच्छी रिच रॉक्स मानी जाती हैं। अब अगर हम वहीं पर नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो ये वाला बेल्ट आपका अगेन धारवाड़ है, अरावली घिसा, उसके डिपोजिशन हुए, धारवाड़ बना। इसी के साथ में अगर हम अरावलीज के साउथ में पहुंचते हैं तो फिर से हमको धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स मिलना चालू होता है। सो अरावलीज के साथ में नॉर्थ में और साउथ में धारवाड़, ये बेल्ट है मिनरल रिच बेल्ट, खतरनाक मिनरल रिच बेल्ट। अरावलीज को इसी वजह से कहा जाता है रिपोजिटरी ऑफ मिनरल्स, सबसे ज्यादा अलग अलग वैरायटी के मिनरल्स का डिपोजिशन इस बेल्ट के अंदर है। अगला जो मेरे पास आता है उसमें कुछ एमपी का हिस्सा बनता है, एक हिस्सा यहां है, इसको एमपी में भी हम पूरा ओपन ओवर करेंगे। ये ऊपर वाली सीरीज कहलाती है सकोली, और फिर यहां पर मूंछों पे ताव दीजिए, एक मूंछ इस तरह से बनाइए, एक मूंछ कुछ इस तरह से बनाइए, और एक मूंछ कुछ इस तरह से बनाइए। वो बालाघाट का रीजन है जिस जगह के ऊपर अच्छी खतरनाक तरीके की मिनरल डिपोजिशन है। सौसर सीरीज, क्लोजपेट सीरीज, चिपली सीरीज, और वहीं पर हमारे पास अगला आ जाता है मयूरभांज, दैट इज आयरन ओर सीरीज। तो ये वाले बेल्ट में जो ये लाइन हमने खींची थी, इस आर्च के अंदर हमारे पास अगला ग्रुप ऑफ रॉक है, दिस इज आयरन ओर सीरीज। कॉन्डोलाइट्स भी मिलते हैं यहाँ पर। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला बेल्ट है, मेजर झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनफैक्ट ज़्यादातर ये जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। देन नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स, इन घाटों के अंदर आपको ये सीरीज डिपोजिशन में मिलती है। इसके अलावा हमें साउथ इंडिया के अंदर हमें धारवाड़ में मिलेगा एक बेल्ट छोटा सा यहाँ पर, और साउथ में एक बेल्ट मिलेगा हमको, दैट इज चैंपियन सीरीज यहाँ पर समवॉट। सो ये है आपका धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स फॉर इंडिया। ये दोनों अलग अलग टाइम पे चले हैं। आर्कियन के बाद में धारवाड़ बनता है, धारवाड़ के बाद में हमारे पास कडप्पा और विंध्यन आएंगे, और कडप्पा और विंध्यन दोनों पैरेलल चलेंगे। सो रफली अराउंड जब पैरेललिज्म की बात करेंगे तो अब इन दोनों का घिसना होगा, इन दोनों का इरोजन होगा, वेदरिंग होगा, और उसके बाद इनका सेडिमेंटेशन बनना चालू होगा। सो दिल्ली अलवर सीरीज कुल मिला के इस बेल्ट के अंदर अलग अलग हिस्सों में आपको मटेरियल मिलना चालू होगा, एंड दैट इज योर कडप्पा। क्लियर हो रहा है? दोनों को घिसोगे क्या बनाओगे? इसी तरह से यहां पर कडप्पा मिलना है थोड़ा बहुत, और जाएंगे हम साउथ के अंदर तो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर आपको कडप्पा मिलना चालू होगा। मेजर बेल्ट्स ये हैं, छोटे छोटे माइनर बेल्ट्स की हम बात नहीं कर रहे। देन टुकड़ों के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं, सीरीज हैं, उनके बीच के डिपोजिशंस हैं ये रॉक्स के अंदर। देन फाइनली इस बेल्ट के अंदर आपको तगड़ा डिपोजिशन मिलेगा, और यही मिनरल ओर्स का डिपोजिशन है, और थोड़ा सा इस बेल्ट के अंदर ओवरलैप नहीं दिख रहा। अब ये तो वो हो गई जो इन दोनों के बाद है। इन दोनों के बाद एक और चट्टान और बनती है जिसका नाम है हमारा विंध्यन सीरीज। अब विंध्यन सीरीज इधर डिपोजिशंस बनाना चालू करती है। ज्यादा बड़े डिपोजिशंस नहीं है, बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन छोटे छोटे एरियाज के अंदर फैली हुई है। ये वाली एमपी के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये है बिजावर। बिजावर के साउथ के अंदर यही बिजावर थोड़ा इधर भी चलती है। देन उसके बाद में साउथ में पूरी विंध्यन रेंज जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है, अलग अलग जगह से, नक्शे के हिसाब से नहीं देखना, थोड़ा बहुत
उसके बाद यहाँ एक बेल्ट और आएगा विंध्यन का, फिर साउथ में गोदावरी बेसिन का अपर हिस्सा, और साउथ में जाएंगे तो भीमा बेसिन में अपर हिस्सा, और कुरनूल वाले इलाके के अंदर। बस ये विंध्यन डिपोजिशंस हैं, ये दोनों एक साथ बने हैं। दैट इज कडप्पा और विंध्यन पैरेलल चलते हैं, जिसके ऊपर मैंने जब जियोलॉजिकल टाइमलाइन पढ़ रहे थे हम, तब हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। सो ये है मिनरल्स का एक बेसिक चार्ट। अब इसी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो महाराष्ट्र वाले हिस्से के अंदर एब्सेंसेस कुछ नहीं है। सिंपल रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न, कि ये वो हिस्सा है जिस हिस्से के अंदर डेक्कन ट्रैप्स हैं। सिर्फ लिख देता हूँ मैं। सो यहाँ पर डेक्कन ट्रैप्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े हिस्से के अंदर आपको पुरानी रॉक्स नहीं मिलती। वहीं पर अगला जो हमारे पास एक और बेल्ट बनता है जो बाद का डिपोजिशन है, तो वो कम होगा। गोंडवाना नहीं बनाया तुम लोगों ने कल बोला था ना, तो बनाया क्यों नहीं? नोट्स खोल के दो, नोट्स में पीछे चार्ट खोलो गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स का। अब वेस्टर्न मार्जिन्स के ऊपर हमें यह पता है कि क्रिटेशियस और जुरासिक टाइम पीरियड में इस जगह पर एक्टिव वल्कानिज्म था। साथ ही साथ में हमारे पास हॉट स्पॉट्स मौजूद थे, जिनकी वजह से अलग अलग जगह के ऊपर वोल्केनिक इरप्शंस हुए। मेघालय प्लेटो धीरे धीरे इस हिस्से से मूव करता हुआ यहाँ आके टकराया था। सो जब मेघालय यहाँ टकराया तो यहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं जो बाद के हैं। सो अलग अलग जगहों पे वोल्केनिक इरप्शंस हैं, रिसेंट वाले ये हैं। और पीछे जाओ, गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स देना मुझे, एक चार्ट है गोंडवाना का, ये रहा। अब ये यहाँ अलग अलग जो हमारे पास बेल्ट्स आते हैं, इसमें तालचीर एक जगह है जहां पर आपको ये फॉर्मेशन मिलेगी। देन करहाबारी ये दूसरी जगह है। देन बाराकार, बैरन मेजर्स, रानीगंज, ये सब झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले बेल्ट में है। तो सिंहभूम क्रेटॉन के नॉर्थ वाले हिस्से में और ईस्ट वाले हिस्से के अंदर ये लाई करते हैं। इसके बाद पांचेट फॉर्मेशन है, उसके बाद सुप्रा पांचेट है जो महादेव है कहलाती है, ये बोकारो बेसिन है, ये भी झारखंड का है। फिर सतपुरा बेसिन है, सतपुरा बेसिन बेसिकली महादेव के अंदर आता है, महादेव हिल्स के अंदर आता है। देन सोन महानदी वैली के बीच में, सोन वैली और महानदी वैली के बीच के अंदर यहाँ डिपोजिशन मिलते हैं। वर्धा वैली में डिपोजिशन मिलते हैं, प्राणहिता गोदावरी वैली में मिलते हैं, ये मध्य प्रदेश के साउथ में चले गए। और लास्टली राजमहल हिल्स में मिलते हैं जो छत्तीसगढ़ का। ये नक्शा मुझे आज चाहिए, अभी बना के रखोगे। सो ये वाला बेल्ट है हमारा जो गोंडवाना का बेल्ट है। और गोंडवाना सुपर ग्रुप जो इंडिया के हिसाब से कहा जाता है, इसको आर्यन एरा भी बोलते हैं। आर्यन एरा के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक तरफ गोंडवाना है जो सिर्फ ईस्ट में है, ये महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, गुजरात में नहीं मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा, आपको साउथ में नहीं मिलेगा, जहाँ जहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है वहाँ नहीं मिलेगा। कोल फॉर्मेशन तभी पॉसिबल था जब उसको जलाया नहीं जाए। सो बाकी हिस्सों के अंदर वो वैलीज में डिपॉजिट होते चले गए, जितने पेड़ थे वो गिर के बहे और वैलीज में इकट्ठा होते चले गए। लाइफ फॉर्म इस टाइम पर बहुत प्रिमिटिव है, तो उस तरह के टर्माइट्स या बैक्टीरियाज इतने ज़्यादा नहीं थे। और प्लस इंडिया उस टाइम पर बहुत कोल्ड इलाके में था, तो जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो पेड़ गिरते थे, तो बर्फ़ जम जाती थी, फिर ठंडा होता था, फिर बर्फ़ जम जाती थी। देन इंडिया ट्रैवल्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स इक्वेटर। इंडिया क्रॉस्ड इक्वेटर एंड कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो हमारे यहाँ का कोल फॉर्मेशन है वो मोस्टली यंगर कोल है। साथ ही साथ में कोल के फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ज़्यादा तरह का कोल नहीं मिलता, हमें सबसे ज़्यादा मिलता है जिसे हम ब्राउन कोल बोलते हैं, सिंपल वाला। साउथ के अंदर हमें लिग्नाइट मिलता है और नॉर्थ में हमको छोटे छोटे हिस्सों में एंथ्रासाइट मिलता है। तो एंथ्रासाइट बहुत छोटे हिस्से के अंदर मौजूद है जो सबसे अच्छा कोल होता है। सो कोल की क्लास हमारी अलग रहेगी। मीनवाइल ये आपका मिनरल है। अब इसमें सवाल क्या आएंगे, आपको क्रेटॉन प्लॉट करना है। सबसे पहला क्रेटॉन प्लॉट करेंगे आप मैप के ऊपर, और मैप रहेगा आपका पॉलिटिकल। तो कोई सा भी एक रीजन उठा के आपसे बोल देंगे मिनरल बेल्ट ऑफ सो एंड सो,
अगर आपने इसको ढंग से कर लिया, आपसे बोल दिया कि बुंदेलखंड मिनरल बेल्ट, तो आपसे बनना चाहिए। आपसे बोल दिया छोटा नागपुर का बेल्ट, तो यहाँ पर हमने वो सब प्लॉट नहीं किया कि छोटा नागपुर किधर आता है, प्लेटो। अभी हमने सिर्फ जनरल प्लॉट किया है रीजन वाइज। आप जब मैपिंग करने की कोशिश करेंगे तो मैप के ऊपर इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा कि आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स कहाँ है, उसके एडजॉइनिंग या उसके अंदर की वैलीज के अंदर आपको दूसरा ग्रुप मिलेगा, दैट इज आइदर कडप्पा मिलेगा, विंध्यन मिलेगा या फिर धारवाड़ मिलेगा। और हो सकता है इसको जंप करता हुआ सीधे आपको गोंडवाना मिल जाए। वेस्ट के अंदर कोई टेंशन नहीं लेना, वो पूरा का पूरा आपका डेक्कन ट्रैप्स है। तो ये एक सिंपल पर्सपेक्टिव है मिनरल्स को याद करने का। आप लेयर बाय लेयर करेंगे, आपको शायद 2 या 3 बार की प्रैक्टिस लगेगी और उसके बाद आप उम्मीद कीजिएगा कि आपको कमांड आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जो चट्टानें होती हैं उसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसमें मिलता क्या है। सो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो मेरे नोट्स के अंदर पेज नंबर 15 पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंगल चार्ट है जो कहीं का भी आपको दिया जाए तो 5 नंबर आपसे बन जाना चाहिए, इतना डेटा है उसमें। अगर आपसे उसके सब पार्ट्स भी पूछे जाए तो वो भी आपसे बन जाना चाहिए। सो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स की अगर हम बात करते हैं, सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात करी थी इंटेंस मेटामॉर्फिज्म की, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। फर्स्ट हार्ड रॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, लावा से बने हुए हैं, फ्लूवियल सेडिमेंट्री है, और ये थर्मल और रीजनल मेटामॉर्फिज्म से गुजरे हुए हैं, और इसी वजह से अलग अलग तरह की रॉक्स को डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है। मेटामॉर्फिज्म के बाद इतना चेंजेस आ गए हैं उसके अंदर, क्योंकि अगर हम सिंपल बोलें कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है तो सिर्फ थर्मल है, बट यहाँ थर्मल और रीजनल दोनों है, जिसके अंदर केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाती हैं। इंडिया के अंदर अरावलीज है। अब यहां पर नोट्स में मैंने एक वर्ड लिखा है सिनक्लिनल डिपॉजिट्स। अब जब भी हमारा फोल्ड माउंटेन्स की हम बात करते हैं जो अरावलीज हैं, सो इस तरह के फोल्ड बनते हैं। ये वाला हिस्से को हम एंटीक्लाइन बोलते हैं और इस हिस्से को हम सिनक्लाइन बोलते हैं। तो इस बेल्ट के अंदर अगर आप डिपॉजिट करना चालू करेंगे तो वो कहा जाएगा सिनक्लिनल डिपॉजिट। कहाँ पे हूं मैं? उसके बाद फिर बंगाल के अंदर हमें मिलता है बंगाल नीस, ये ग्रे कलर का है, और साउथ इंडिया के अंदर हमें मिलता है नीलगिरी नीस, ये हाईली फोलिएटेड है और ब्लू कलर का है। नीलगिरीज के अंदर फोलिएशन के ऊपर हमने बात करी थी कि फोलिएशन क्या होता है। अलग अलग तरह की स्ट्रीक्स जब आ जाती हैं तो हम उसे फोलिएशन बोलते हैं। बहुत चिल्लाते हैं यार, कान भी साफ कर देते हैं हमारे। अब एमपी के अंदर हमें मिलता है बुंदेलखंड नीस। अभी नक्शा बनाएंगे हम इसका भी, कि पहले बना दूं? नहीं, पहले इंडिया देख लेते हैं, फिर बुंदेलखंड कर लेंगे। साथ ही साथ में अगर हम धारवाड़ की बात करें तो लोअर, मिडिल और अपर 3 हिस्सों में धारवाड़ बटा हुआ है। लोअर में जो हमें पत्थर मिलते हैं उसमें रायोलाइट्स, फेल्साइट्स, क्वार्ट्ज, पोरफायरी, शिस्ट्स और नीस ये मिलते हैं। अब इसका मैंने एक चार्ट बना के दिया था आपको इग्नियस रॉक्स का, ये याद रखिएगा। और उसके साथ अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि किस जगह पर कौन सी चट्टान बनी थी जो आज सतह के ऊपर आ चुकी है। मैंने एक चार्ट बनाया इग्नियस का, इसमें कुछ नाम वहाँ के हैं, तो वो कैसे ऊपर आए। इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, तो कौन सी रॉक कब कहाँ कैसे बनी। यहाँ तो सिंपल नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए बनी कैसे थी। इसके बाद में मिडिल में है ग्रेनाइट, पोरफायरीज, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव का मतलब है सतह के अंदर बनी हुई, ऊपर एक्सप्लोजन नहीं हुआ। तो बेसिक और अल्ट्रा बेसिक, दैट इज धारवाड़ ग्रुप के अंदर इग्नियस एक्टिविटी बीनीथ द सरफेस थी, ऊपर एक्सप्लोजन नहीं था। देन अपर धारवाड़ के अंदर शर्ट्स मिलते हैं, फेरोजिनस सिल्ट्स मिलती है, क्ले है, कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं और क्वार्ट्जाइट्स हैं। अब यहाँ इग्नियस खत्म है। उसके बाद में हमारे पास शिस्टोज ऑफ कर्नाटका है, जिसको ओल्डेस्ट रॉक्स नोन इन इंडिया कहा जाता है, और आर्कियन मेटामॉर्फोज्ड से घिस कर बनी हुई है, जो साउथ इंडिया का हिस्सा है। ये हमने बनाया था और लाल वाले में वो बनाया था। तो ये वाला हिस्सा है जो इस टाइम पीरियड पर बना हुआ है। इसके अंदर आर्गिलेशियस रॉक्स मिलते हैं, इसमें फोल्ड्स हैं और फॉल्ट्स हैं। आर्गिलेशियस याद कीजिएगा, सेडिमेंट्री के अंदर जो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स हैं उसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा है हमारा आर्गिलेशियस, जिसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं।
फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। सबसे पहले मेटामॉर्फोज सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम यहां धारवाड़ में स्टडी की गई थी और इसी वजह से इसका नाम रखा गया इस तरह की चट्टानों का धारवाड़। इसमें सिल्वर, डोलोमाइट, माइका, कॉपर, टंगस्टन, निकल, प्रेशियस स्टोन्स और बिल्डिंग मटेरियल, ये सारी चीजें मिलती हैं। इंडिया के अंदर एक है चैंपियन नीस, जो साउथ में हमने लिखा है, ये चैंपियन नीस है। और यहीं पर और थोड़ा सा नॉर्थ में बढ़ते हैं तो बैंगलोर के पास में कोलार शिस्ट है, कोलार गोल्ड माइंस है। इसके बाद हमें चंपानेर सीरीज मिलती है, आयरन ओर सीरीज जो यहाँ लिखी थी वो मिलती है, रियालो सीरीज है जो यहाँ नॉर्थ में है, और खंडोलाइट्स हैं। खंडोलाइट्स अगेन इस तरफ आएंगे, खंडोलाइट्स। एमपी के अंदर ये बड़ी तगड़ी मिलती है, सौसर सीरीज, कहाँ लिखा है मैंने एमपी, सौसर, छिंदवाड़ा, दैट इज क्वार्ट्जाइट, माइका डस्ट, मार्बल, मैग्नीफेरस रॉक्स, क्लोजपेट सीरीज, छिंदवाड़ा, बालाघाट, क्वार्ट्जाइट, कॉपर और पायराइट। मलाजखंड कॉपर माइन इसी में है, दैट इज क्लोजपेट सीरीज के अंदर जो ये बनाया है। ये वाला हिस्सा बहुत तगड़ा है, छिंदवाड़ा से ओरिजिन होता है, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा और नीचे साउथ में नागपुर के ईस्ट में हिस्सा। देन चिल्पी सीरीज, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है ये। और सकौली सीरीज है जो जबलपुर से रीवा वाले बेल्ट में चलती है, दिस इज सकौली सीरीज। इसमें शिस्ट है, माइका है, डोलोमाइट, मार्बल, और यहाँ का मार्बल मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी का है। ये वही बेल्ट है जिस बेल्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे कि कभी ना कभी यहाँ पे पानी का डिपोजिशन हुआ होगा, और उस पानी के डिपोजिशन के अंदर जो जीव जंतु रहा करते थे वो एक के ऊपर एक जमा होते चले गए और फिर बाद में इग्नियस एक्टिविटी हुई। सो ये कटनी वाला एरिया है बेसिकली। इसके बाद में हमारे पास कड़प्पा आता है। कड़प्पा बेसिकली टोटल ऑल टुगेदर आर्गिलेशियस रॉक्स का डिपोजिशन है। इसके अंदर फ्लूवियल यानी पानी के अंदर का डिपोजिशन ज़्यादा है और सारी सेडिमेंट्री रॉक्स मिलनी है। इसके अंदर आपको जो मिलना है कड़प्पा में, शेल पानी के अंदर बनता है, स्लेट्स पानी के अंदर बनती है, लाइम स्टोन्स पानी के अंदर बनते हैं, सैंड स्टोन्स पानी के अंदर बनते हैं, क्वार्ट्जाइट्स ये अलग है, कॉन्ग्लोमेरेट्स मिलते हैं, अब मैकेनिकली फॉर्म्ड है कॉन्ग्लोमेरेट्स, ब्रैकिया मैकेनिकली फॉर्म्ड है, हेमाटाइट ओर आयरन ओर के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो केमिकली फॉर्म्ड है, केमिकली प्रेसिपिटेटेड है या इवोपोरेटेड है, ऊपर है प्रेसिपिटेटेड है। इवोपोराइट्स में से सल्फाइड्स और क्लोराइड्स मिलते हैं, आयरन इज प्रेसिपिटेटेड, तो पानी आयरन ओर के साथ घुला, एब्जॉर्ब हुआ, गर्मी पड़ी, पानी उड़ गया, आयरन नीचे छोड़ गया, तो क्या हुआ, डिपोजिशनल एक्टिविटी हुई नीचे, सो प्रेसिपिटेशन वाला काम है। इसके साथ ही साथ में हमको यहाँ मिलता है जो इस टाइम पर काम हो रहा था, दैट इज इमेंस कंप्रेसिव फोर्सेस लगे हुए थे। प्रोटेरोजोइक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जियोसिंक्लिनल डिपॉजिट्स हैं। जियोसिंक्लिनल, जियो मतलब धरती, सिंक्लिनल इस तरह के फोल्ड पानी के भीतर होंगे, तो कंप्रेशन हो रहा है, दबाव हो रहा है, कोई दो लैंड मासेस एक दूसरे के अंदर टकरा रहे हैं, उन टकराहटों के अंदर जो सेडिमेंट्री के अंदर शल बनेंगे, जियोसिंक्लिनल प्लेन क्रिएट होगा, उसके अंदर डिपॉजिट्स हैं ये। तो जो मैंने आपको बताई थी कल की धीरे धीरे ग्रेविटी सेपरेट करती है, तो सेपरेशन हो गया। जियोसिंक्लिनल डिपॉजिट्स हैं, एंशिएंट ग्रुप है, हार्ड है, डेंसर है, लेस मेटामॉर्फोज्ड है। सबसे ऊपर हमें मिलती है बिजावर सीरीज जो विंध्यन सिस्टम के साथ मर्ज हो जाती है। इसके अंदर अब देखिए कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इस तरह से डिपोजिशन के अंदर जाएंगे। सो आयरन, मैंगनीज, एस्बेस्टस, कॉपर, निकल और कोबाल्ट। नाउ निकल इज अ हेवियर, कोबाल्ट इज ऑल्सो हेवियर। ये अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और ये मेटालिक ओर्स का गढ़ है। ये वाली चट्टान मेटालिक ओर्स का गढ़ है। विंध्यन के फिर तीन हिस्से हैं, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर बनती है 3.1 बिलियन ईयर्स से 1 बिलियन ईयर्स तक। मरीन ओरिजिन है लोअर वाली, सबसे पुरानी है। मरीन ओरिजिन मतलब जो समंदर के अंदर बनी, यानी उस टाइम पर उस इलाके के अंदर ओशन था विंध्यन। उसके बाद में कैलकेरियस नेचर है, यहाँ स्पेलिंग गलत है, कैलकेरियस लिख दिया है मैंने। सोन वैली छत्तीसगढ़, यहाँ पर टेक्टोनिक डिपोजिशन है फोल्डिंग की वजह से। तो विंध्यन माउंटेन जब खड़े होना चालू हुए थे तो फोल्ड इसी तरह से बने। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि प्री कैम्ब्रियन में विंध्यन माउंटेन्स वेर दी फोल्ड माउंटेन्स। माउंटेन खड़े हुए, साथ में समंदर है, ये घिसना चालू हुआ, उसका मटेरियल इसमें आना चालू हुआ और यहाँ पे डिपोजिशन होना चालू हुआ। तो अरावलीज के साथ विंध्या का भी यही सिस्टम है। डिपोजिशन कहाँ है? यहाँ। ये पहाड़ पूरा घिस जाएगा, ये पहाड़ पूरा खत्म हो जाएगा, ये हिस्सा ऊपर आ जाएगा।
रिवर्सल ऑफ लैंडफॉर्म खत्म हो जाएगा। मिडिल वाला हमारा आता है 1.1 बिलियन ईयर से 600 मिलियन ईयर्स तक। इसमें लाइम स्टोन, फ्रेश वाटर, फ्लैग स्टोन और प्योर ग्लास मिलता है, नेचुरल ग्लास। नेचुरल ग्लास होता है सच करो। देन हमें अपर, बेसिकली ग्लास कैसे बनता है? ग्लास अमॉर्फस है, सिलिका है। अब वो सिलिका काय में होता है? तो अगर कहीं बिजली गिरती है, रेत के ऊपर अगर बिजली गिरती है तो भी ग्लास फॉर्म होता है। वो नेचुरल ग्लास होता है और उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। उसका आर्टिफैक्ट्स बनते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं उसके आर्टिफैक्ट्स उस ग्लास के। मतलब दैट ग्लास इज नॉट यूज्ड इन आवर ऑर्डिनरी थिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स में काम में आता है। विंध्यन अपर में 1000 से 600 मिलियन ईयर्स तक की बात है और ये भी फ्लूविटाइल ओरिजिन है, जेंटली हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा है, सोन वैली है और इसी में पन्ना का डायमंड बियरिंग वैली भी मौजूद है। इस टाइम पे तो कार्बन आया ही नहीं है, लेकिन बेस कहां बन गई? एक वैली बनाई आपने, वो वैली पुरानी थी, इस वैली के अंदर आपने सेडिमेंट्स भर दिए। ये सेडिमेंट काय के हैं? विंध्यन। अब इस वैली को पहले ऐसी भरेंगे नहीं, बाद में भरेंगे, इसके अंदर कोयला भरेंगे पहले, फिर उसे दबाएंगे तो हम कहेंगे कि विंध्यन रॉक्स के अंदर वो मिलता है। भीमा वैली साउथ, याद आया? भीमा वैली नीचे, ये मिडिल विंध्यन है। बिजावर सीरीज इधर आ गया, देन पन्ना सैंडस्टोन, भांडेर सीरीज यहां पर आएगा, और कौन सी है? एक और कैमूर सीरीज बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंदर। और फाइनली लास्टली हमारे पास मिलती है जो अगला पार्ट बनता है, दैट इज योर रीवा सीरीज। यह है आपका प्री कैम्ब्रियन रॉक्स का एक जनरल लुक आउट, यही मेन है। अब इसके बाद में हमारे पास जो अगला लेवल चालू होता है, दैट इज पैलियोजोइक, मीसोजोइक और रीसेंट वाला या सीनोजोइक। इसके अंदर हमें जो अब विंध्यन है वो विंध्यन हमें अभी भी मिलती है। विंध्यन एक्सटेंड्स इनटू पैलियोजोइक और ये मिलता है आपको कश्मीर के अंदर जास्कर वैली में। अब जास्कर किसका हिस्सा है? ग्रेट हिमालयाज का है, लेसर का है कि टेथिस का है कि शिवालिक्स का है? टेथिस का है। जास्कर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस और इंडस नॉर्थ ऑफ ग्रेटर बहती है। इंडस ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में, वो इंडस सचर में बहती है। इसका मतलब कल फॉल्ट नहीं बनाए, याद हो गए? तो इंडस सचर इज अ फॉल्ट, उसमें इंडस बहती है और ये कहाँ है? टेथिस और ग्रेट के बीच में है, तो उस फॉल्ट में इंडस बहती है। और फिर एक गैप आती है, उस गैप से ये लेफ्ट टर्न मारती है साउथ की तरफ, यू टर्न कहते हैं। दो पहाड़ याद रखना, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ। नामचा बरुआ ब्रह्मपुत्र को मोड़ता है और नंगा पर्वत इंडस को मोड़ता है। इतने पावरफुल है, ये दो खूंटे हैं, एंड टू एंड मेजर हिमालयंस, इन दोनों के बीच में, इस तरफ से ब्रह्मपुत्र, इस तरफ से इंडस और बीच में गंगा। सो BIG बन जाएगा, बिग प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा। इसी तरह से इसी इलाके के अंदर ऑर्डोविशियन और सिलूरियन के अंदर हमें कुमाऊं में लीडर वैली मिलती है, उत्तराखंड। अब ये वाला बेल्ट भी वैसे ही है, पहाड़ों के बीच का सेडिमेंटेशन है। पहाड़ नीचे से ऊपर उठ गए तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स तो बहुत पुराने थे, वो सतह पर आ गए। वहीं पर अगला हम चलते हैं तो डेवोनियन है। डेवोनियन के अंदर हमें मिलता है स्पीति, जास्कर और कश्मीर वैली के अंदर। अगेन नॉर्थ में पुराना मटेरियल, पुरानी क्लास याद करिएगा कि इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, जब इंडियन प्लेट टकराने जा रही है तो बीच में जो आइलैंड आर्क्स हैं उनके बीच के डिपोजिशंस हैं जो बहुत पुराने हैं, वो ऊपर उठ जाएंगे। इसके बाद हमारा कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड चालू हो जाता है। तो कार्बोनिफेरस को बेसिकली दो हिस्सों में और कुछ लोगों ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। तो लोअर कार्बोनिफेरस और अपर कार्बोनिफेरस, यहाँ पे स्पीति में हमें शेल मिलते हैं, कुमाऊं, लाप्टोल, एवरेस्ट का रीजन, पंजाल के अंदर वॉल्केनिक्स मिलते हैं। फिर पंजाल वाले जो बेल्ट है यहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस के निशान मिलते हैं। बड़ा बड़ा वॉल्केनो नहीं मिलता, बट जब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा था तो वीक पॉइंट था, वहां से मैग्मा किसी टाइम पर निकला होगा और वो मैग्मा बाहर आज सतह के ऊपर दिखता है तो वॉल्केनिक्स कहलाता है। इसके बाद में हमारे पास लिपाक है, पो सीरीज है। देन हिमालयन फुट हिल्स के अंदर मिलती है, कश्मीर से असम तक हिमालयन फुट हिल्स शिवालिक्स हैं। यहां एंड टू एंड ये वाला मटेरियल मिलता है। और क्यों मिलेगा? क्योंकि पहले दबा हुआ था नीचे पानी में, अब वो ऊपर उठकर आ गया है, इसलिए फुट हिल्स में मिलता है। गोदावरी वैली में मिलता है,
गोदावरी वैली किधर है? कहाँ से निकलती गोदावरी? महाबलेश्वर। किधर गिरती है? गुजरात में। आना गल्फ ऑफ खंबात में, गल्फ ऑफ कच्छ में। गोदावरी किधर? बे ऑफ बंगाल में। सो अब जो अपर गोदावरी है वो तो गई, क्यों गई? हाँ, लेकिन लोअर का क्या होगा? मिडिल और लोअर के अंदर। सो मिडिल और लोअर के अंदर आपके ऊपर के जो पेड़ हैं वो बच गए। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस की रॉक्स गोदावरी में मिलेगी। इसके बाद में आपको मिलेगी राजमहल हिल्स में, दामोदर, सोन, नर्मदा, महानदी वैलीज में। वैलीज की बात हो रही है यहाँ पहाड़ों की, प्लेटूज की बात नहीं हो रही है डिपोजिशन के अंदर। उसके बाद हमें मिलती है कोरोमंडल कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट है जो लाल लाइन खींची थी मैंने। इसके बाद आपको मिलता है राजमुंद्री, ओंगल आंध्र प्रदेश और कृष्णा का सदर्न पार्ट। इतने बेल्ट के अंदर आपको कार्बोनिफेरस मिलना चालू होता है और ये कार्बोनिफेरस परमियन तक आता है। परमियन के अंदर बर्फ जमा थी, याद करिए, पढ़ा था हमने, ग्लेशिएशन था। तो ग्लेशिएशन के अंदर क्या पेड़ पौधे हैं? शाबाश। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। अब मान लीजिए कि वहाँ अगर कोई ग्लेशियर था, हालांकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते एक्टिव ग्लेशिएशन के, जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलते हैं या यूरोप में मिलते हैं। अब वो ग्लेशियर पानी एक टाइम पर ज़्यादा छोड़ता है, एक टाइम पर कम छोड़ता है। अब वो ग्लेशियर अपने साथ बहुत बड़े बड़े मलबे को लेकर चलता है, बड़े बड़ी चट्टानें मूव कर लेता है जो नॉर्मली फ्लड नहीं कर सकता। सो ग्लेशियर अगर किसी रास्ते पे जा रहा है तो एक नई तरह की वैली भी कार्व करता है, वो यू शेप वैली होती है। अब उस वैली के अंदर ग्लेशियर हो सकता है एक स्टॉपेज डैम भी बना दे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं यहाँ पर। सो जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया था तब का टाइम पीरियड है। अभी इंडिया टूटा नहीं है, अभी हम कार्बोनिफेरस में हैं, परमियन में हैं, अभी इंडिया नहीं टूटा है, अब टूटना चालू होगा। और अब हमारे पास आता है परमियन के बाद अगला पार्ट, दैट इज मेसोजोइक। अब मेसोजोइक के अंदर हमारे पास 3 हिस्से आ जाते हैं, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। नाउ ट्रायासिक के 3 हिस्से हैं, लोअर, मिडिल और अपर, और साथ ही साथ में जुरासिक है 193 मिलियन ईयर्स पहले, या क्रेटाशियस अगर हम बोले 136 मिलियन ईयर्स। तो इस टाइम पीरियड पर इंडिया में बहुत जबरदस्त हरियाली छाई, डायनासुर घूमने लगे जगह जगह पर। मैंने फॉसिल्स का वो मांगा था, फॉसिल्स पार्क्स ऑफ इंडिया। उधर मत देखो, आप भी पढ़ते हो यहाँ पे, किसी ने नहीं निकाला। ईश्वर करे कि ये 11 नंबर में लिखने को आ जाए। ये मेरी प्रार्थना है कि इंडिया के फॉसिल नेशनल पार्क और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल पे, जो मैंने आपको छुट्टियों के पहले होमवर्क दिया था कि गूगल कीजिए, विकिपीडिया पे जाइए, सब मिल जाएगा, लेकिन आप में से किसी ने काम नहीं किया। और ऊपर वाला करे कि यही वाला सवाल आए 11 नंबर में और आप पछताएं वहाँ, ये शराप हो गया। और अगर कर लिया तो ये क्या हो गया? वरदान हो गया। ओके, तो यहाँ हमें इस टाइम पर मरीन ट्रांसग्रेशन देखने को मिलता है। मरीन ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है इंडिया के बहुत बड़े हिस्से के अंदर पानी अंदर घुसा, खासतौर पे आंध्र प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, दैट इज महानदी वैली अगर हम बोलें, इसके अंदर पानी अंदर घुस जाता है। कृष्णा में पानी अंदर घुस जाता है, गोदावरी में पानी अंदर घुस जाता है, और ये पानी इतना अंदर तक आ जाता है कि छत्तीसगढ़ को छूता है। दैट इज इनग्रेशन। यस, नागपुर वाले बेल्ट के अंदर ऐसे क्यों ताज्जुब करते हो? क्या हमारे यहाँ पानी नहीं आ सकता? आ सकता है। तो यहाँ सेडिमेंट्री डिपोजिशन होना चालू होते हैं और हमें मिलते हैं स्पीति, कुमाऊं, एवरेस्ट रीजन में, गढ़वाल में, राजस्थान में। अब राजस्थान में 2 हिस्से हैं, एक नॉर्दर्न राजस्थान का हिस्सा है अरावलीज के वेस्ट में। मैं अरावलीज को बॉर्डर बना रहा हूँ। अरावलीज के 2 हिस्से करते हैं। अरावली बेसिकली डिवाइड करता है ईस्ट राजस्थान और वेस्ट राजस्थान को। ईस्ट को आप बुलाते हो बड़े आराम से मेवाड़, और वेस्ट को बुलाते हो आप मारवाड़। मारवाड़ के 2 हिस्से, नॉर्दर्न मारवाड़ और सदर्न मारवाड़। सदर्न मारवाड़ ओशन के रिग्रेशन से बना है, समंदर पीछे हटा है, जो कच्छ से हटता चले जा रहा है। कच्छ भी अभी उठ रहा है, कच्छ भी समंदर के पीछे हटने से हो रहा है। पीछे तो हट नहीं सकता समंदर, उस जगह से छोड़ के चला जाए, वो लैंड ऊपर उठ रही है। सो दैट लैंड इज राइजिंग अप, और वो वाटर डिवाइड बनाती है। बेसिकली जो ये वाला पार्ट है अरावली से बुंदेलखंड का, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो एक गैप मिलती है इस तरह की, ये भी प्लेन्स का हिस्सा है। GBF प्लेन्स का हिस्सा है, इसके अंदर डिपोजिशन हुआ है, लेकिन वो ऊपर उठ गया, धीरे धीरे अपहीवल होना चालू हो रहा है, होता जा रहा है, तो ऊपर उठती जा रही है, नदियां रास्ता पलट रही हैं। अब आप ऑब्जर्व करना, ऐसे निकलती यमुना, ऐसे निकलती गंगा,
तो यहां से तो फ्लो इसका इस तरफ जा रहा है, लेकिन यहां ये जैसे ही डेली रिच से टकराती है तो गंगा इधर टर्न मार देती है, यमुना नीचे आती है और फिर टर्न मारती है। यमुना अपेरेंटली बहुत यंग रिवर है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि यमुना वैली के अंदर आपको कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का अवशेष नहीं मिलता। गंगा में मिलता है, यमुना में नहीं है। तो हो सकता है ये वो यमुना हो जो पहले घाघरा हाकरा को पानी देती थी। यमुना घाघरा हाकरा ऐसे चलती है, हो सकता है पहले ये उधर जाती हो, लेकिन अब नहीं जाती। हो सकता है वो माउंटेन्स ऊपर उठ गए। क्यों उठ गए? क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करती हैं। सबसे पहली नहरों के ऊपर काम किया था। पानी तो बह रहा था लेकिन पानी कम होने लगा था। फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने यमुना को घाघरा से कनेक्ट किया था, पहली कैनाल, जो मेजर सिस्टम दिखता है हमको कि हाँ इसका मतलब है उस टाइम पर यहाँ पानी की कमी हो रही थी और पानी की कमी को दूर करने के लिए कैनाल बनाई जा रही है तो दैट मीन्स कि वो टाइम उस टाइम पर खेती के लिए बहुत अच्छा था। सो रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये अपहीवल है। फिरोज शाह तुगलक ज़्यादा पुराना नहीं है। तुगलक डायनेस्टी खिलजीज के जस्ट बाद। अगला, अब हमारा जो अगला काम शुरू होता है बेसिकली अपर कार्बोनिफेरस से आर्यन एरा शुरू हो जाता है जो अभी तक चल रहा है। अब क्रिटाशियस होता है तो वेस्ट के अंदर डेक्कन ट्रैप्स बनते हैं। सेंट्रल इंडिया में इसमें फिशर वोल्कानोज हैं। क्या मिलेगा? लेटेराइट, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, अगेट, अमेथिस्ट, ऑनिक्स, जेमस्टोन्स। ये सारे वोल्केनिक एक्टिविटी से मेटामॉर्फोज्ड मिनरल्स हैं। एक जेमस्टोन प्योरेस्ट फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है किसी एक मिनरल का, प्योर। तो ये आर्यन एरा चल रहा है। इसी के अंदर हमारे पास अगला जो क्लासिफिकेशन आता है उसमें गोंडवाना है, लोअर गोंडवाना, अपर गोंडवाना, लोअर, मिडिल और अपर, ये तीन हिस्सों का क्लासिफिकेशन है। अगर आप नोट्स ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है लोअर गोंडवाना, मिडिल और अपर, और सबसे नीचे वाली लाइन के अंदर मैंने लिखा है टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, लोअर गोंडवाना और अपर गोंडवाना। नोट्स में या बुक्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों को सेपरेट किया गया है, लेकिन इसकी जो सीरीज है चट्टानों की वो तो सेम है। ये तो पढ़ने वाले ने बोला, उसने थोड़ी बोला कि मैं अपर हूं, लोअर हूं, मिडिल हूं। ये तो पढ़ने वालों ने बोला है उसके क्लासिफिकेशन से। वो क्लासिफिकेशन है फॉसिल्स के ऊपर। थ्री फोल्ड ये दिया था। इसके अंदर बेसिकली एक मिक्स्ड फ्लोरा का फॉसिल्स मिलता है, डाइक्रोइडियम, ये यूज ने दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। डाइक्रोइडियम फॉसिल की वजह से इसको तीन हिस्सों में बांटा है। और टू फोल्ड क्लासिफिकेशन ब्लैनफोर्ड ने दिया है, और ये ग्लॉसोप्टेरिस और टाइलोफाइलम, इन दोनों की वजह से दो हिस्सों में कि कौन सा क्या मिलता है। सो लोअर गोंडवाना में तालचीर है ओडिशा का, जो अभी आपको मैं बता रहा था, इसे अभी आप बैठ के प्लॉट करेंगे। बाराकार है जहां 90% रिजर्व है कोल का, बाराकार कोल रिजर्व्स। बैरन मेजर्स है और रानीगंज, ये सारा आपका लोअर गोंडवाना का हिस्सा है। और इसी का एक हिस्सा है पांचेट। लोअर का मतलब हुआ सबसे पुराना। मिडिल वाले के अंदर पचमढ़ी। अब पचमढ़ी ये मत समझना कि पचमढ़ी पहाड़ी के ऊपर कोयला मिलेगा। आसपास की वैलीज के अंदर तगड़ा, सतपुड़ा बेसिन जिसे कहते हैं, ये वो है। और बागरा देनवा। अपर गोंडवाना के अंदर राजमहल, कोटा, जबलपुर और उमिया प्लांट बेड्स, ये वाला पार्ट है। कियोटो, कुली, कालापानी, ये नेपाल वाला हिस्सा है कालापानी, न कि अंडमान एंड निकोबार वाला कालापानी। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में अंडमान एंड निकोबार कालापानी था। अभी जो कालापानी है वो विवाद का जड़ है इंडिया और नेपाल की बॉर्डर के ऊपर। यहां पे चॉकलेट सीरीज मिलती है, लियांग सीरीज है स्पीति की, और ये सारे मरीन सेडिमेंट्री है। किसके बीच में? नेपाल इंडिया की बॉर्डर। किसके बीच में? नेपाल में ग्रेटर है, इंडिया में लेसर है। हिमालयास ग्रेटर में, हिमालय नहीं, माउंट एवरेस्ट ग्रेटर में। तो इन दोनों के बीच में मटेरियल कहां से आएगा? शाबाश, 33 तो गया, लेकिन फिर भी पानी है। 33 तो घुस गया अंदर, पानी तो फिर भी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ऐसी नहीं है, ये तो कप है, इसके साथ में प्लेट जुड़ी हुई चलती है। कप बासी जिसे बोलते हैं, सुरुप सुरुप करके पीने वाली चीज़, ऐसे डाली पूरी, मज़ा तो उसी में आता है। लोग बोलते हैं ऐसे नहीं पीना चाहिए। अब ये एक और से टकराएगी तो क्या होगा? हम क्या समझते हैं कप से टकराया, अब इन दोनों के बीच में भी तो कुछ भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ उठ गई, तो बीच में जो मलबा है वो कहाँ का है? वो तो समुद्री है। फिर क्या हुआ? फिर बड़ा वाला उठ गया। फिर क्या हुआ? फिर भी पानी है ना। फिर छोटा उठा, फिर और छोटा उठा। इसलिए सेडिमेंट्री हैं बाद वाले, और समंदर के सेडिमेंट्री हैं। और समंदर में आया कहाँ से मटेरियल? वो पुराना मटेरियल है जो घिस घिस के पहुंच रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। जहाँ नदी समंदर में मिलती है उसको डेल्टा कहते हैं। अगर खूब फट फट के मिलती है तो उसे डेल्टा अच्छे से कहते हैं। जहाँ स्लोप कम होता है वो डेल्टा प्रॉपर है। और एक होता है एस्चुरी डेल्टा, जिसके अंदर स्लोप ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं होती। सो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सारी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। इन शॉर्ट वेस्ट में एस्चुरी है, ईस्ट में डेल्टा है। अब इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा। अब इसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र जो पानी लेकर आती हैं और जो मलबा लेकर आती हैं, वो मलबा अंडमान और निकोबार को क्रॉस करता है, वहां तक डिपॉजिट होता है। तो डिपोजिशन है काय का? इसमें महानदी का भी डिपोजिशन है, इसमें गोदावरी का भी डिपोजिशन है, इसमें कृष्णा का भी है, इसमें कावेरी का भी है। सो हिमालय से लेकर पूरे वेस्टर्न घाट का, पूरे सतपुरास का, ईस्टर्न सतपुरास का, हाँ ईस्टर्न हिमालयास का, नॉर्दर्न हिमालयास का, सही 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 जा रहे हो तुम, सही जा रहे हो। और वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का मलबा कहाँ जा रहा है? बे ऑफ बंगाल में। अब ये जो डिपोजिशन है ये सबसे बड़ा एलुवियल स्प्रेड है, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा है, और जहाँ वो गड्ढा ऊपर है वहाँ नई लैंड फॉर्म होती है। डेल्टास क्रिएट न्यू लैंड फॉर्म्स, नई लैंड बनती है। वहाँ मत बैठना आपसे, वहाँ जल्दी सोते हो तुम। हाँ वो ठंडी ठंडी दीवार अच्छी लगती है। हाँ हमें मालूम है, हम भी बहुत बैठे ना, हम तुम्हारे ही जैसे थे ना, बिगड़ेल लास्ट बेंच पे लंबे लंबे। तो यहाँ हम लंबे हैं तो हमको दिख जाता ना। हमारी टीचर्स तो छोटी छोटी हुआ करती थी, पीछे बैठ के खुसुर पुसुर होती रहती थी, फिर वो आती थी। एक ही टीचर का नाम याद है मुझे, संस्कृत पढ़ाती थी, खटी मैडम। वो चौक को ऐसे दबाती थी, यूं रब करती थी चौक को, और फिर ये कान पकड़ के बस गोल गोल घुमाती थी। हाय हाय हाय, बाबू मार लो 2-3 स्केल वो मंजूर है, लेकिन जो, और फिर वो धीरे से इसको खींचती थी। वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि खड़ा कराती थी हर एक इंसान को, एक संस्कृत का पैराग्राफ, एक एक वर्ड का मतलब और संस्कृत का पूरा ट्रांसलेशन। वास्तव में टीचर थी, वास्तव में टीचर थी। नाम याद है मुझे, सोच रहे संस्कृत कब तक पढ़ी थी? नहीं 10th, हम लोगों को 10th तक थी। अब 8 तक थे, अब 8 तक है। हम लोगों को 10 तक थी, 6, 7, 8, 9, 10th। अब इन लोगों को 6, 7, 8 थे बस CBSE में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास टर्शियरी बनना चालू होता है। डेक्कन ट्रैप्स आ गए। टर्शियरी 65 मिलियन से 2 मिलियन ईयर्स तक आता है। इसके अलग अलग हिस्से हैं। इसमें हमारा सबसे पहला ओरिजिन होता है ट्रांस हिमालय, 65 मिलियन ईयर से 58 मिलियन ईयर्स तक बना है, यानी 7 मिलियन ईयर्स लगे हैं इसको। 70 लाख साल में तिब्बत खड़ा हुआ है, ट्रांस हिमालयाज बने हैं। अब वो ट्रांस हिमालय बनने 70 लाख में क्या बारिश नहीं हुई होगी? तो नदी कहाँ जाएगी? तो 2 नदियां बह रही हैं, एक इंडस और एक ब्रह्मपुत्र, और तीसरी नदी सतलज। साउथ में है तीनों, ट्रांस की हैं तीनों, सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्र। अब इसी के टाइम पीरियड पर अगला आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन 37 मिलियन ईयर से 24 मिलियन ईयर्स तक का है। अब 20 मिलियन ईयर्स बीच में कहाँ गए? ब्रेक मिला, रिसेस हुई, ये बहुत झटके लग गए, थोड़ा शांति पकड़ लो यार। अब फिर चालू हुआ, तो चालू कहाँ से हुआ? 37 मिलियन ईयर से 24 मिलियन ईयर्स तक ग्रेट हिमालय खड़े होने चालू हुए। वो आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो फोल्ड का एक्टिव है, वो मेन थ्रस्ट है, जिसे बोलते हैं ना सेंट्रल थ्रस्ट। आपने अगर फॉल्ट्स पढ़े होंगे कल, तो उसमें MCT लिखा होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सबसे तगड़ा पुश वहां लगा है जो सेंट्रल पोर्शन में। ये इंडिया है ना, इस इंडिया को अगर तुम इस लाइन में खींचोगे तो फोर्स यहां आ रहा है, ये सेंटर है सारे फोर्स का। इधर माउंटेन्स हैं, इधर पूरे में माउंटेन्स हैं, लेकिन सबसे तगड़े माउंटेन, सबसे बड़े माउंटेन्स यहाँ हैं। ये वो बेल्ट है सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा पुश लग रहा है यहाँ। तो ये आपका रफली कितने साल हो गया? 37 और 24, 6 और 7, 13 मिलियन ईयर्स, 1.3 करोड़ साल। अब 1.3 करोड़ साल में कितने मीटर उठाए तुम? हिमालय कितना ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट, हाँ उतना ऊंचा है सर। शाबाश, 8 किलोमीटर 800 मीटर, 8848 8848 हो जाएगा यार, बेफिक्र है। मेरे को भी याद नहीं होता, मैं तो चढ़ता था कि ये काय को भैया PSC में पूछेगा क्या, मतलब PSC पूछेगा, हमारे काम में थोड़ी आएगा। सीरियसली चिढ़ता था मैं इन चीजों से, क्या करें अब। 8848.86
ये अभी अभी बढ़ा है, पौना मीटर, ऑलमोस्ट 1 मीटर बढ़ गया। अब ये 9 किलोमीटर को खड़ा करने में, ऊपर पहाड़ को चढ़ाने में सिर्फ 100 मतलब 1.3 करोड़ साल लगे यार, 130 लाख साल। तो यार डिवाइड करके बताना यार, एक साल में कितना हुआ, करो ना, कैलकुलेटर खोलो और कितना करो। मैं मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में यार। 130 करोड़ मतलब 130, हाँ 130 करोड़ ना, नहीं 130 लाख, 130 लाख साल में 9 किलोमीटर ऊंचा। अब ये 9 किलोमीटर चढ़ा कहां से था, तो 9 किलोमीटर नीचे भी था, दैट इज 9000 मीटर, रफली 9000 मीटर। हिमालय माउंट एवरेस्ट 9000 मीटर, 9000 मीटर मतलब कितना हो गया, कितने सेंटीमीटर हो गया, 9 लाख सेंटीमीटर। तो 9 लाख सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 130 लाख, लाख से लाख गया, 9/13 कितना हो गया, सेंटीमीटर भी पूरा नहीं आ रहा भैया। 1 सेंटीमीटर की भी हाइट नहीं है। ये कंसेप्ट याद रखना, ये कंसेप्ट इसलिए याद रखना क्योंकि आपको इनके बीच में से जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स यूज करेंगे, सिंक्लिनल, एंटीक्लिनल, कुछ रिवर्स हम बनाएंगे। कौन कौन सी रिवर्स होती है, हाँ ड्रेनेज पैटर्न के अंदर पहाड़ों को हम काटेंगे। तो जब हम पहाड़ काटने शुरू करेंगे, हमें ये तो मालूम है कि ट्रांस बन गया है। अब यहां समझना भैया, गुरुदेव समझना, सबसे पहले पहाड़ कौन से खड़े करे अपनों ने, ट्रांस, बारिश हो रही, नदी बह रही है, नदी एक मेजर है जो ऐसे बह रही है, इसका नाम है सतलज। अगला पहाड़ ये कितने समय में बनाया तुमने, 65 से 58, 65 से 58 बराबर। अगला पहाड़ कौन सा खड़ा करा हमने, ये खड़ा कर रहे हैं हम ग्रेट, कब से कब तक, 37 से, ओके 37 से 24, कितना गैप है बीच में, लगभग 20 साल, मतलब 20 मिलियन यानी 2 करोड़ साल। 2 करोड़ साल तक अगर ये नदी बह रही है तो कितनी बड़ी नदी होगी, इसने अपनी लेवल्स कितने क्रिएट कर लिए होंगे, इसकी नदी की जो गहराई है वो अचीव हो चुकी होगी। अब हिमालय समंदर के अंदर से उठना चालू होगा पानी के भीतर से, 1 सेंटीमीटर भी हर साल नहीं बढ़ रहा है। अब ये टकराएगा इसके फ्लो से और ये सतलज इसे काट देगी। सतलज अकेली काटती है, ट्रांस से ग्रेटर, ग्रेटर से लेसर, लेसर से शिवालिक्स। अकेली नदी है जो सीधी डाउन आती है, इंडस बात की है, ब्रह्मपुत्र बात की है, पहाड़ खड़े हो गए, इंडस इधर टर्न मारी, ब्रह्मपुत्र इधर टर्न मारी। यह प्रूफ है कि सतलज इज द ओल्डेस्ट रिवर। ब्रह्मपुत्र अगर सबसे पुरानी होती तो हिमालय को काट देती, इंडस अगर पुरानी होती तो हिमालय को काट देती। पुरानी कौन सी, सतलज, यानी रिवर चैनल वो है जिसने सबको काटा है। तो धीरे 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 पहाड़ उठता है, जियो सिंक्लिनल प्लेन एक दिन में नहीं बनता, तो कंप्रेशन चल रहा है करोड़ों साल तक, धीरे 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 उठता है। अभी भी ये कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर रफली अराउंड, 1 मिलीमीटर रफली अराउंड हम लोग एवरी ईयर उठ रहे हैं, और इंडिया इज श्रिंकिंग 1 mm या 1 सेंटीमीटर, आई फॉरगॉट एग्जैक्ट वर्ड क्या है उसका, ठीक है। तो कुछ समय बाद पूरा इंडिया गायब हो जाएगा, सारा हिमालय में चढ़ जाएगा, ऐसे यूं चढ़ जाएगा, अपन यूं रहेंगे आड़े। चलो अब अगला पार्ट हमारा बनता है, अगले पहाड़, दैट इज योर लेसर हिमालयास, जो इसी के जस्ट साथ में बनना चालू होते हैं। कंटिन्यूम आता है 24 से 5 मिलियन ईयर्स। अब ये 5 मिलियन ईयर्स तो कुछ है ही नहीं यार, 50 लाख साल कोई मायने नहीं रखता इस जियोलॉजिकल टाइमलाइन में, 50 लाख साल कोई मायने नहीं रखता। फिर आता है हमारा शिवालिक्स, इसी से लगा हुआ शिवालिक्स, 5 से 2 मिलियन ईयर्स। अब ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर हम लोग पैदा हो चुके हैं, इंसान आ चुका है। 20 लाख नहीं, ज्यादा हो गया, 20 लाख नहीं, चंद लाख साल पहले, अभी नहीं आए। अब इसके बाद वाला हिस्सा हमारे पास आता है। अब ये जो नदियां हैं हर जगह की, आपको ये तो पता चल गया कि लगातार बने हैं। तो ये तीनों का जो कंटिन्यूम बन रहा है, इन तीनों पहाड़ों में जो हैवी नदियां थी
वो काटना चालू करेंगी दूसरी नदियों को, दूसरे पहाड़ों को। सो गंगा क्रॉस करती है, यमुना क्रॉस करती है, निकलती कहाँ से? गंगा यमुना कहाँ से निकल रही है? ऐसे सबके ओरिजिन निकालोगे हिमालयंस के। हाँ, मेरे रिवर्स के नोट जब आएंगे तब उसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफ मिलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करने वाला है। और गंगा तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, गंगा का जो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है और पहले भी जो प्रोजेक्ट चले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, और प्लस वो कितने करोड़ों लोगों को फीड करती है, लाइफलाइन है, बड़ी लाइफलाइन है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ऐसे ही नर्मदा एमपी के अंदर फीड करती है, हालांकि नर्मदा कंपैरेटिव अगर देखा जाए ना तो इट्स नथिंग। जो हम मासिव वॉल्यूम की बात करते हैं गंगा के अंदर, वैसा वॉल्यूम पानी का नर्मदा में नहीं है। नर्मदा की तो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है वो सिर्फ सतपुरास की ट्रिब्यूटरीज है, महादेव की तवा खास है, उसमें बड़ी नदी है, मेजर ट्रिब्यूटरी छोटी है लेकिन खतरनाक वॉल्यूम है उसका। बाकी जो नदियां हैं वो एमपी को ड्रेन करके गंगा ही ले जाती हैं, तो इस वजह से नर्मदा बहुत छोटी है। उसको लाइफलाइन कहना है मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क है। ना तो पॉपुलेशन उस बेल्ट में ज़्यादा है, अगर आप पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। हाँ, अगर हम ये कर लें कि वो डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लें तो फिर पाएंगे कि चलिए इंदौर भी वहीं आ जाता है, भोपाल भी एडजॉइनिंग में आ जाता है, जबलपुर भी एडजॉइनिंग में आ जाता है, तो ये सब चीज़ चल जाती है। ओके, देन वी कैन जस्टिफाई कि लाइफलाइन है। सो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए, फॉर्मेशन भी बता दिया। अब ये जो मलबा है सेडिमेंट्री अपन ने पढ़ा कैसे बनता है, बड़े आराम से समझा। अब ये नदियों में से हर जगह से मलबा आना चालू होगा। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है क्योंकि ये पानी से उठा, ये पानी से उठा, ये पानी से उठा, अब ये सारा मलबा भरना चालू करेंगे। अब इधर देखना, ये है शिवालिक्स, ये है ग्रेटर, और ये है सॉरी शिवालिक लेसर और ग्रेटर, बराबर। इसके बाद है पानी, और फिर वही कब्बासी वाली प्लेट चल रही है अंदर, और ये कप आ गया। सो यहां पर खड़ा हो रहा है आपका बुंदेलखंड, किस तरफ? सेंटर में। और थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो यहां खड़ा है अरावलीज, ऐसे दिखा रहा हूं मैं इधर से, ये वेस्ट है, अरावलीज, बुंदेलखंड। अरावलीज नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा बनाता है शिलोंग के साथ, शिलोंग प्लेटू दैट इज मेघालय के साथ, पेनिनसुला का। सो पेनिनसुला को अगर आप देखोगे तो वो इस तरह का है कुछ, ये अरावलीज वाला पोर्शन है, दिस इज योर बुंदेलखंड वाला पोर्शन जो हेड बनाता है, और ये बीच में ब्रेक आ जाता है और यहां पर है आपका मेघालय। सो ये नॉर्दर्न हिस्सा है, मतलब उस टाइम का बीच है। ये डायनासोर यहां जाते थे पिकनिक मनाने, छुट्टी हो रही, चल गोवा घूम के आए, उनका गोवा था वो। अब ये डिपोजिशन होना चालू हो रहे हैं। अब नदी किधर से आ रही है? दो ही तरफ से। नदी यहां से भी आ रही है, नदी यहां से भी आ रही है, नदी यहां से भी आ रही है, नदी शिलोंग से भी गिर रही है। तो ये पूरा बेल्ट कवर हो जाता है पानी से। कितनी चट्टानें बनाई इस पूरे बेल्ट में मैंने प्लेन्स में? जीरो मिनरल डिपॉजिट्स है मिनरल तो सारे सब कुछ मिनरल है एक्चुअली, लेकिन हमारे काम का कोई मिनरल नहीं है सिवाय कंस्ट्रक्शन मटेरियल के, वो भी कुछ जगहों पे जो प्लेटूज के एडजॉइनिंग एरियाज है उनके अंदर। तो ये जो हमारे प्लेन्स हैं इनका फॉर्मेशन होना चालू होता है अब। तो सेडिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? इन पहाड़ों से। कहाँ भर रहे हैं? यहाँ। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस तरह से घुस रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ट्रेंच। अब ये ट्रेंच है अरावलीज के नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा में। ये बेल्ट है, ये वाला बेल्ट दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट, जहां अरावलीज खत्म हो जाता है। अरावली, मजनू नाम सुने हो तुम? लैला मजनू, उसका टीला है एक, मजनू का टीला है। सही में है यार। अब हमें ये नहीं मालूम कि लैला उससे वहीं मिलने जाती थी। तुम्हारी लैला कहाँ आती थी? अच्छा, लैला नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर क्या नाम? कौन कौन नहीं है? ये छोटे। ओके, सो यहाँ आपके अरावलीज के जो पुरानी क्रेटॉन है उसका एंड है। अब वो एंड वहीं तो नहीं होगा, वो तो अंदर जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सबडक्शन जोन में जाता है और ये हरियाणा में आता है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से के अंदर डिगिंग हुई थी, वहाँ पता चलता है 8 किलोमीटर तक कोई चट्टान नहीं है। सतह से 8 किलोमीटर की गहराई तक कोई रॉक नहीं है, एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, और इन एलुवियल डिपॉजिट्स के अंदर पानी भरा हुआ है। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, साउथ उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया,
यहाँ कई किलोमीटर का एलुवियल डिपॉजिट है, आप बोरिंग करिए फट से पानी। हमारे यहाँ बोरिंग करिए पत्थर भाटे में, कौन सा भी पत्थर भाटा पे, आर्कियन बसाल्ट। बॉम्बे में बसाल्ट 3 किलोमीटर मोटा है, डेक्कन ट्रैप्स 3 किलोमीटर की डेप्थ तक मौजूद है, 3 किलोमीटर। यानी सोचिए, फूटा सूखा, फूटा सूखा, फूटा सूखा, फूटा सूखा, कितने करोड़ों साल के अंदर कितना लावा बहा होगा, तब जाके वो 3 किलोमीटर की मोटाई बनाया है ट्रैप्स में। तो अगर आप बॉम्बे के आसपास, पूना के आसपास घाट देख के खुश हो लेते हो, कितनी ऊंचाई है यार वेस्टर्न घाट की, कुछ नहीं। अगर हम वो पूरी चौड़ाई देखें और जितना इरोजन हो गया उसको ऑब्जर्व करें तो नथिंग, कितना इरोजन गायब हो गया। तो ये है खेल आपका डिपोजिशन का। तो यंगेस्ट फॉर्मेशन किसका हुआ? प्लेन्स का। ओल्डेस्ट, बड़ा मेजर ब्लॉक इज ओल्डेस्ट पेनिनसुलर इंडिया। कुछ हिस्से के अंदर अपनों ने देखा था, कुछ हिस्से के अंदर लाल लाल, लाल नहीं काला था ना, लाल तो उसके बाद वाला है, लाल काला है उसका, लाल और काला हो गया। अब यहां पर टर्शियरी में बंगाल में गंगा का डेल्टा बनता है, कोस्टल गुजरात उठना चालू होता है, असम के प्लेन बनते हैं, शिमला के अंदर कोल और लाइमस्टोन मिलता है। अब शिमला के अंदर कोल क्यों मिल रहा है? वैली है, ठीक है। इयोसीन का टाइम पीरियड में राजस्थान में कोल और पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोल कैसे मिल रहा है राजस्थान में? पेट्रोल तो बोले थे पेट पानी में बनता है, अभी बताया। दो शब्द याद रखना, एक है सबमर्जेंस और दूसरा है इमरजेंस। इमरजेंस मतलब सतह ऊपर निकल आई, सबमर्जेंस सतह डूब गई। ओके, और उसके बाद क्या है? कोस्टल फॉर्मेशन ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कावेरी बेसिन, बंगाल बेसिन और अंडमान उभरना चालू होते हैं। यही वास्ते इसको कहते हैं टर्शियरी सीरीज ऑफ अराकानियोमा, टर्शियरी टाइम पीरियड है। ओके, देन मियोसीन के अंदर गुजरात और द्वारका बेल्ट्स, खार का कच्छ, ये उठना चालू होता है, ये अभी यंग है। दिहांग सीरीज, दिहांग दिबांग कहाँ है? असम, हाँ अरुणाचल असम नदी है, बड़ी नदियां दिहांग दिबांग। ईस्टर्न घाट, शाबाश, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, राजामुंद्री सैंडस्टोन बनता है, और बिग प्लेन्स, यहाँ लिखा है BIG, दैट इज ब्रह्मपुत्र इंडस गंगा। ये बड़ा प्लेन नहीं है, BIG इज माई शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यस, शाबाश। सो ये हो गया आपका स्प्रेड। अब अगला पार्ट हमारा आता है रॉक सिस्टम्स के ऊपर, दैट इज योर वर्ल्ड के अंदर कुछ कुछ सिलेक्टेड रहेंगे, उसे हम कर लेंगे, और यहाँ से प्रीलिम्स वाला काम चालू हो जाता है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। अब एक खेल है, खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इनफाइनाइट वाला काम मैं इसको नहीं करा पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, ये वाला काम हमेशा का कहानी है कि अपन नहीं कराते इसको। तो थोड़े बहुत नाम मैंने दे रखे हैं मेजर, बट कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है कि इसमें से पूछा जाए। ये मेजर है इंडस्ट्रियल एरिया, सॉरी मिनरल एरियाज वर्ल्ड के, जिसको हम कर लेंगे, और MP वाला पोर्शन और MP का मिनरल बेल्ट वो कर लेंगे हम। टेक केयर एंड टेकिंग अ ब्रेक, बाय बाय।